मानसिक बीमारियों को समझने के लिए हमें थोड़े नए तरह के प्रयास लेने चाहिए। थोड़ा अलग तरह से मानसिक बीमारी को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इन सब बीमारियों के कोर में, गहरे में, जड़ में छिपा क्या है। क्यों होती हैं ये बीमारियां लोगों को, और इन बीमारियों के होने की क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी वो चीज है, कारण है जिसकी वजह से लोग ये मानसिक बीमारियां डेवलप कर लेते हैं। इसको समझने के वैसे तो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, या कभी कभी जेनेटिक्स की भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जीन्स हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो बीमारियां लाते हैं। फिर थोड़े से एक्सप्लेनेशन आते हैं कि हमारे खान पान बिगड़ गया, पेट के अंदर बैक्टीरिया आ गए, कुछ ऐसे जो गट ब्रेन एक्सिस वाले जो बातें करते हैं कुछ डॉक्टर्स। फिर साथ ही कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई। फिर कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, मतलब हमारा माहौल बहुत ही नेगेटिव था या हम बहुत ही डिफिकल्ट हालातों से गुजरे हैं जिस वजह से ट्रॉमा है और उस ट्रॉमा के इम्पैक्ट में मानसिक बीमारी आ गई। थोड़े पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा चांसेस होते हैं उनके मानसिक बीमारी डेवलप करने के। तो इस तरह से कई सारी बातें कही जाती हैं। बीमारी के आने के और बीमारी के बने रहने के कई सारे फैक्टर्स, मतलब कारण होते हैं। पर इस वीडियो में मैं किसी ऐसे पहलू, ऐसे कारण की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिस पर YouTube पर तो कोई खास चर्चा होती नहीं, पर अगर आप थेरेपी लेते हैं और अगर आपने कभी थेरेपी ली है तो आपके थेरेपिस्ट ने इस तरह की डिस्कशन आपसे जरूर की होगी। आमतौर पर तो YouTube पर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में चर्चा करते हुए मिलेंगे डॉक्टर्स, मतलब बिहेवियर चेंज कर लो या थॉट्स को कैसे चेंज करना है, कैसे आपको अपनी रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी है, कुछ इस बारे में बात करेंगे। कुछ डॉक्टर्स आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस और हिप्नोसिस के बारे में बात करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सब पॉपुलर से ट्रीटमेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा होती है। पर इन सब से सॉल्यूशंस पूरे नहीं मिलते, पूरे तरह से मानसिक बीमारियां इस तरह की अप्रोच से ठीक नहीं होती। कुछ ऐसे कोर इश्यूज होते हैं हर व्यक्ति की बीमारी में जिसकी वजह से वो बीमारी आती है या बनी रहती है। सीबीटी उन इश्यूज को टैकल नहीं करती, या ये कहें कि सीबीटी में अक्सर इस बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि जो टेक्निक्स होती हैं सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, उसमें इतने गहराई में जाके कई बार पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को, पेशेंट्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा पाता। इस वजह से हमें समझना जरूरी है कि कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे कि हम बीमारी के जड़ में जा पाएं, या बीमारी के अंदर वो क्या ऐसा डायनामिक या मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसको अगर हम एक बार टारगेट करेंगे और उसे हील करने की कोशिश करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि एक व्यक्ति जब डेवलप हो रहा था, बचपन से युवावस्था और फिर वयस्क होने तक की जो उसकी पूरी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, शरीर दिमाग उसका कैसे भी ग्रो कर रहा हो, पर एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है जो बिल्कुल अलग रास्ता लेती है, जिसमें व्यक्ति का पर्सनैलिटी, उसकी सोच, उसके कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेसेस, उसके अंदर आने वाले जो भी मैचुरेशनल प्रोसेसेस हैं वो सब उसका पार्ट होते हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग किसी एक जगह अटक जाती है। इसे डॉक्टर्स कहते हैं कि वो एक पॉइंट पर आकर फिक्सेट हो जाती है, फिक्सेशन हो जाता है, फिक्स हो गया, इसके आगे वो व्यक्ति अपनी मानसिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। या इसे दूसरे तरह से कहेंगे कि हमारे पर्सनैलिटी को मैच्योर होने के लिए, उसे पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल और फुल्ली डेवलप होने के लिए कई सारे अलग अलग पहलुओं की जरूरत होती है। कई अलग अलग तरह से हम ग्रो करते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली, और किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इशू में अगर हम अटक गए तो मानसिक बीमारी के डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे तो इस टॉपिक पर बड़ी सारी डिस्कशन और चर्चा की जा सकती है, पर इस वीडियो में मैं कुछ मानसिक बीमारियों के आपको उदाहरण दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इन बीमारियों में लोग फिक्सेट हो जाते हैं किसी एक इशू पर, जिस वजह से उनको वो बीमारी आती है और बनी रहती है। चाहे आप कितना भी अपने थॉट्स को चेंज कर लो, चाहे कितनी भी दवाइयां खा लो, अगर आप उन फिक्सेशंस, मतलब उन कोर इश्यूज के ऊपर अगर टारगेट नहीं करोगे तो मानसिक बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी, या अगर चली भी गई थोड़े टाइम के लिए तो दोबारा लौट आएगी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिंदगी भर जैसे डेवलप होता है, उसकी पर्सनैलिटी, सोच और उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग डेवलप होती है, तो उसमें व्यक्ति के अंदर इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल कई तरह के ग्रोथ हो रही हैं। किसी एक एरिया या डोमेन में अगर व्यक्ति की ग्रोथ अटक जाती है या वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो जब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर जाता तब तक उसकी बीमारी बनी रहेगी। और यही वजह होता है कि क्यों कई सारी मेंटल इलनेसेस क्रोनिक नेचर की होती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के डेवलपमेंट से गुजर रहा है, और जब तक वो पूरा डेवलप नहीं कर जाएगा अपनी मेंटालिटी में, तब तक बीमारी दूर नहीं होगी। तो एक तरह की ऐसी कमी, एक ऐसा डेफिसिट होता है पर्सनैलिटी में, उसकी डेवलपमेंट में, जिसके मौजूद होने की वजह से, एक डेफिसिट की मौजूदगी की वजह से मेंटल इलनेसेस दिमाग में बनी रहती हैं। इसी विषय पर चर्चा करूंगा, उदाहरण से समझेंगे। 10 डिसऑर्डर्स हैं जिनका एग्जाम्पल लूंगा और बताऊंगा कि इन बीमारियों के कोर इश्यूज हैं क्या।
पेशेंट एक्चुअल में किस चीज से डील कर रहा है, कहां उसको टारगेट करना है अपने इलाज के लिए। सबसे पहले आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब एंजाइटी के कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन और कॉमन होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हर अलग अलग सिचुएशन में व्यक्ति में एंजाइटी बनी रहती है। फिर इसी के साथ फोबिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी, कई तरह के ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर मेन सिम्टम एंजाइटी का होता है। अब एंजाइटी हो रही है, नेगेटिव थॉट आ रही है, एंजाइटी में घबराहट होती है, शरीर में किसी तरह का सिम्टम आता है, पेट खराब रहता है, ये तो सिम्टम्स हैं, ये कोर इश्यूज नहीं है। कोर इशू क्या है? एक एंजाइटी का पेशेंट सेफ्टी ढूंढ रहा है। एक एंजाइटी के पेशेंट को अपने माहौल में वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अंदर से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और जब तक उसे वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल जाती तब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक उसकी एंजाइटी के सिम्टम नहीं जाएंगे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की तलाश में रहता है एक जनरलाइज्ड एंजाइटी का पेशेंट। इस तरह के व्यक्ति ने अपने जीवन में, मेनली बचपन में, उसने ऐसे हालात देखे हैं जहां हमेशा उस पर तनाव रहा है या हमेशा एक तरह का ट्रॉमा या टॉर्चर रहा है। घर के अंदर लड़ाइयां होती थी, मम्मी पापा की बनती नहीं थी, गाली गलौच होता था, जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, घर में बहुत कलेश थे। इनफैक्ट एक डायरेक्ट अटैक भी इस बच्चे पर किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ बच्चों ने इसको बुली किया हो, या घर के लोगों ने बहुत डांटा, मारा या बहुत बुरा व्यवहार किया हो, किसी तरह का मेंटल या फिजिकल एब्यूज हुआ हो। तो ऐसे में इस बच्चे के मन में काफी डर बैठ जाएगा। अब वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया में सेफ्टी ढूंढेगा। कुछ मामलों में ऐसा नहीं भी होता कि बहुत ज्यादा ट्रॉमा या टॉर्चर हो, पर फिर भी एक तरह का डर होता है, एक तरह का इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल मतलब घर में उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ वो एक अच्छा अटैचमेंट डेवलप कर पाए। हालांकि घर में सब लोग थे, सुख शांति से रहते थे, मम्मी पापा थे, सब अपने काम में व्यस्त रहते थे, पर फिर भी इस बच्चे की जो ज़रूरतें थी वो ज़्यादा थी और उन ज़रूरतों को ठीक से मीट नहीं किया गया, ठीक से पूरा नहीं किया गया। इस वजह से इस बच्चे में एक असुरक्षा का भाव बैठ गया। उस वजह से जब ये बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको अपने बाहर की दुनिया और बाहर के माहौल से डील करने में भी दिक्कतें आती हैं, जहां उसको नहीं समझ आता कि वो कैसे डील करे। तो ऐसे में उसके मन में इनसिक्योरिटीज और डर बैठ जाते हैं। अब ये जो सुरक्षा की जो चाह है वो ढूंढता रहता है, वो इसमें बनी रहती है। इसी के साथ अपनी इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, जिसे हम कहते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन, का भी एक चैलेंज होता है जो कि इसे सीखना पड़ता है कि जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो तो खुद को कैसे हैंडल करना है। अब जब तक इन दो चीजों पर टारगेट नहीं होगा, कितनी भी दवाइयां खा लो, कितना भी मन में पॉजिटिव थॉट्स ले आओ, एंजाइटी दूर नहीं जाएगी। अब दूसरे डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी आता है, बायपोलर डिप्रेशन भी आता है, डिस्थाइमिया भी आता है, और कई दूसरे टाइप के डिप्रेशन के टाइप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। डिप्रेशन के अंदर एक व्यक्ति का कोर इशू है क्या? डिप्रेशन के अंदर एक व्यक्ति में नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है और एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या चीज है? अपने बारे में एक हेल्दियर कॉन्सेप्ट ना बनना। जैसे एक व्यक्ति है जो कि अपने को बहुत वर्थलेस मानता है, नालायक हूं, किसी काम का नहीं हूं, कोई क्षमता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं बहुत इंफीरियर फील करता हूं। अब इस व्यक्ति के पास काबिलियत भी है, ये व्यक्ति अपने में स्किल्ड है, इसके पास नॉलेज भी है, ठीक ठाक इसके पास एप्टीट्यूड है, ये परफॉर्म कर सकता है और करता भी है, पर इसके माइंड में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बैठी हुई है, एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। ये अभी तक कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाया कि वर्दी होने का मतलब क्या है, समझें, लायक होने का मतलब क्या होता है, ये नहीं समझ पाया है। इसके अंदर ये कंसेप्ट की डेवलपमेंट ही नहीं हुई कि लायक होने का मतलब क्या होता है या काबिलियत किसे कहते हैं, ये व्यक्ति कभी उसको सही तरह से टेस्ट ही नहीं कर पाया। अब अक्सर जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके आसपास माहौल में उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते ज्यादा, मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, लोग उनको आकर कह नहीं रहे कि तुम हमारी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हो, या उनको वो प्यार नहीं मिल रहा, किसी तरह से प्यार की कमी रह गई, अटैचमेंट इमोशंस की कमी रह गई। और ये हमेशा एक इसके अंदर एक लॉन्गिंग रही, मतलब हमेशा एक चाह रही कि मुझे वो प्यार मिले, मेरे जीवन में ऐसे लोग हो जो मुझे अपना महसूस करा पाए, जिनके जीवन में मैं एक वैल्यू रखूं। इसके अंदर हमेशा एक फील बना रहता है। तो अपने को बहुत वैल्यूएबल नहीं देख पाता, तो वैल्यू कैसे हो उसकी, वैल्यू कितनी है उसकी, उसको इसका कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। तो इस वजह से उसके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बनी रहती है। अब इसको समझना पड़ेगा कि कैसे वो एक वैल्यूएबल इंसान है, मतलब उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू दुनिया में, कैसे वो एक वर्दी इंसान है, लायक इंसान है, उसके अंदर भी क्षमताएं हैं, वो कर भी रहा है। होता यह है कि किसी भी मानसिक बीमारी में, खासकर यहां डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, एक तरह का साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन होता है। मतलब रियलिटी कुछ है और व्यक्ति मानता कुछ और है।
अब डिप्रेशन में एक व्यक्ति में अंदर से वो कॉन्सेप्ट पूरा बना ही नहीं। दुनिया कहती है कि भाई तुम अच्छा काम करते हो, घर वाले कह रहे हैं कि तुम लायक हो, तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी डिग्री ली हुई है, अच्छे काम करते हो, पर वो अंदर से माने बैठा है कि नहीं, मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, क्योंकि उसको जिस तरह के रिजल्ट्स चाहिए, उसको रिजल्ट को देखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ, ठीक से फॉर्म ही नहीं हुआ। बचपन से ही उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं बना कि तरक्की क्या होती है, लायक होना क्या होता है। हमेशा मन में ऐसी एक सोच बनी रही कि वो नालायक है, इंफीरियर है, दूसरे ज्यादा होशियार है। इस वजह से डिप्रेशन बना रह सकता है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट का रुक जाना, ये डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। ध्यान रखें, यहां मैं बात बिलीव्स की नहीं कर रहा। इस पूरी डिस्कशन में मैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाली डिस्कशन नहीं करूंगा। यहां मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। सोच में, व्यक्तित्व में क्या चीज अटक गई, क्या चीज पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, उसकी बात कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति को सेफ्टी नहीं मिल पाई, उसका पर्सनैलिटी, उसकी सोच अटक गई। एक व्यक्ति का अपना को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया, वो व्यक्ति वहीं अटक गया। अब वो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करता रहता है कि मेरी कीमत है दुनिया में या नहीं, दूसरे लोग मेरे को वैल्यूएबल मानते हैं या नहीं। वो इसी चीज से संघर्ष करता रहता है। अब तीसरा डिसऑर्डर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। पीटीएसडी के अंदर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ा, सदमा सा लगा, कुछ अनहोनी हुई, उसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बैठ गई, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं। माइंड में वो जो चीज जो उसके साथ हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, वो हमेशा ऐसे फ्लैश करता है जैसे रियल में अभी भी हो रहा है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो उस ट्रॉमा को दोबारा से जी रहा है। इस वजह से उसके शरीर में बहुत सारा स्ट्रेस आता है और शरीर में, दिमाग में इतना तनाव बन जाता है कि वो ऐसा महसूस करता है कि वो जो घटना घटी वो अभी भी उससे दूर नहीं हुई। पर उस घटना के साथ उसके अंदर एक चीज टूट जाती है, मतलब मानसिक रूप से उसको एक क्षति पहुंचती है। वो ये कि उसका भरोसा टूट जाता है और जिस व्यक्ति के साथ या जिन हालातों में वो बहुत सेफ फील करता था, अब वो सेफ्टी उसके पास नहीं रहती। इस वजह से वो थोड़ा अवॉइडेंट हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर भरोसे की कमी आई है, अब वो हमेशा अपने भरोसे को बनाए रखने में स्ट्रगल फील करेगा। उसको अपने और अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें दोबारा से ट्रस्ट को रीस्टोर करने में हमेशा स्ट्रगल महसूस होगी। वो जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं कर पाएगा, या वो जो सिचुएशन, जिस चीज का ट्रॉमा हुआ, उससे रिलेटेड सिचुएशंस में वो कभी भरोसा नहीं बना पाएगा। वो हमेशा दूर भागेगा ऐसी सिचुएशन से। तो वो थॉट्स को कितना भी पॉजिटिव कर ले, कितना भी समझा दो, भाई वो पास्ट की चीज थी, हो गई, ठीक है, भूल जाओ, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, नहीं काम करने वाला। बाहर निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से जो हम सुपरफिशियल डिस्कशंस करते हैं। इस व्यक्ति को अपने लिए एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, एक ऐसे हालात, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां इसका भरोसा दोबारा से बन पाए, जहां ये अवॉइडेंट बिहेवियर्स को अपनाना छोड़ दे, मतलब दूर भागता है सिचुएशन से, उसको फेस करना पड़ेगा सिचुएशन को। साथ ही उसे सही तरह के लोगों के साथ एक अटैचमेंट बिल्ड करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये काम उसे दोबारा से करना है। प्रॉब्लम ये होती है, हमें लगता है कि बस हमें सोच बदलनी है। नहीं, हमारे को अपने अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पर गहरे में हमारी इमोशंस और हमारी जो इंसानियत को लेकर, हमारे माहौल को लेकर जो एक सोच है, जो एक रवैया है, उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में फर्क होता है। चेंज का मतलब है बदलाव कर दिया। भाई एक दोस्त से बात करते थे, चलो किसी दूसरे दोस्त से बात करते हैं। भाई एक डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ये बदलाव है, चेंज है बस। यहां बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। अपने को, अपनी सोच को रूपांतरित करना पड़ेगा, तब जाकर यह व्यक्ति अपने पीटीएसडी से हमेशा के लिए दूर हो पाएगा। नहीं तो उसके दिमाग में सब क्लिनिकल लेवल पर गहरे में एक बिलीफ, एक परसेप्शन बैठा रहेगा, जहां वो डरता रहेगा, जहां अभी भी वो सतर्क है, जहां अभी भी उसे लगता है कि उसको वैसा ही ट्रॉमा फिर से फेस करने को मिल सकता है। तो इस तरह से पीटीएसडी को दूर करने के लिए उसे ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, अटैचमेंट्स फॉर्म करनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी चाहिए और अवॉइडेंस से दूर होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा सिचुएशंस को। ये होता है पीटीएसडी की जड़ में। अब बात करेंगे ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में कंपल्जन आ रही है, एक डाउट आ रहा है, उस डाउट को व्यक्ति बार बार सोचे जा रहा है, उससे एंजाइटी हो रही है, उस डाउट में जो उसको डर है, जो फियर है, उसको पूरा करने के लिए वो बार बार प्रयत्न लेता है, कंपल्सिव एक्ट करता है। वो कंपल्जन से उस एंजाइटी को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, पर ये कंपल्जन, ऑब्सेशन सब ऊपरी हैं। अंदर से इस व्यक्ति के अंदर अपने लाइफ के अलग अलग स्किल्स को लेकर जो एक मैच्योरिटी चाहिए, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, जो एक सही तरीका होना चाहिए चीजों को करने का, वो नहीं आता, जिस वजह से ये जरूरत से ज्यादा प्रयास ले रहा होता है उन चीजों को अचीव करने में। तो ओसीडी क्या है? किसी चीज को जहां एक बार निपटाया जा सकता है उसको बार बार किया जा रहा है, संतुष्टि के लिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, कि हाँ वो चीज पूरी हो गई,
संतुष्ट हूं मैं, उस संतुष्टि को अचीव करने में उसे बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि वो बार बार उसे कर रहा है। मतलब बार बार करना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसका सिम्टम है। ऑब्सेशन कंपल्जन तो सिम्टम्स है, लक्षण है, पर असल में वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, वो किसी भी चीज को करने का उसको सही तरीका नहीं आता, वो एक बार करके पूरी तरह से श्योर नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं बना, वो श्योरिटी नहीं आई, वो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है कि कैसे किसी चीज को थोड़ा करके भी रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, जिसे हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स की कमी होती है एक ओसीडी पेशेंट में। ये चीजों को करने का एक नॉर्मल तरीका अपना नहीं पाता, इसको नॉर्मलाइज करना है, चीजें कितनी आराम से सिंपल तरह से करके निपटाई जा सकती हैं ये इसे नहीं आता। इसको किसी वजह से लगता है कि बार बार करना ही पड़ेगा। तो पेशेंट क्या फेस कर रहा है, रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स, जिद, ढीठपना कि नहीं करना है तो इतना ही करना है, मेरे डाउट को पहले सॉल्व करो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो मेरा डाउट सॉल्व कर सकता है वही बेस्ट डॉक्टर है, मुझे डॉक्टरों से बात करनी होगी, अपना वो दिमाग का फितूर पहले सॉल्व करना है। वो दुनिया की नहीं सुनेगा, डॉक्टरों की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा, बस उसको अपनी करनी है। क्यों? क्योंकि एक जिद पकड़ी हुई है, रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स है कि काम अगर करना है तो ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको सिंपल तरीके से चीजें करनी नहीं आती, उसको खुद को ढील देनी नहीं आती। और इसका कारण होता है कि उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी चीजों को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है, इसमें भी एक कमी होती है, एक डेफिसिट आता है। बात यह नहीं हो रही कि उसकी पूरी थिंकिंग में कमी है, किसी एक सिम्टम का जो डोमेन है वहां पर कमी आ रही है। तो चाहे ओसीडी हो या डिप्रेशन हो, दोनों में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में कमी देखी जाती है। डिप्रेशन में सेल्फ इमेज को लेकर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, मैं कितना लायक हूं, मैं कैसा हूं, मैं अपने को कितनी पॉजिटिव इमेज में देखूं, मैं कितना लायक खुद को देखूं, सेल्फ इमेज का इशू है। ओसीडी के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए उसको बार बार कोई चीज परफॉर्म करनी पड़ती है, परफेक्शन लाने की जबरदस्त कोशिश करता है वो पेशेंट। तो वहीं जो इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रॉमा, अवॉइडेंस, इस तरह के इश्यूज आते हैं। अब आते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी बन नहीं पा रही, वो समझ नहीं पा रहा कि वो है क्या और क्यों है और उसको करना क्या है जीवन में, रिश्तों में वो क्या चाहता है, करियर से वो क्या चाहता है, अपने लाइफ को क्या डायरेक्शन, क्या दिशा देना चाहता है, इस बारे में बहुत भारी कंफ्यूजन होता है। वो सही रास्ता, सही ट्रैक नहीं पकड़ पाता, इसलिए हमेशा टेढ़े रास्ते पकड़ता है। चाहे वो रिलेशनशिप्स में टेढ़े रास्ते पकड़े, चाहे वो अपने लाइफ के करियर वगैरह वाले एरियाज में कुछ टेढ़े रास्ते पकड़े, या अपने कोई भी थिंकिंग या बिलीव्स, वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम बनाना चाहता है उसमें वो टेढ़े रास्ते पकड़ता है। और सोशलाइज करने में भी वो टेढ़े रास्ते पकड़ता है, अजीबोगरीब तरीके से सोशलाइज कर सकता है, उसके सोशलाइज करने के पैटर्न्स बड़े एबनॉर्मल और बड़े अनयूजुअल हो सकते हैं। तो बेसिकली वो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक करने के लिए क्या चाहिए, एक सही रास्ता, एक सही दिशा वो चुननी पड़ेगी, जिसके लिए उसको हो सकता है अपने पास्ट को एनालाइज करना पड़े, वो क्यों ऐसा बना, कब से उसको स्ट्रगल्स आ रही हैं, कैसे उसने स्ट्रगल किया लाइफ में, वो कैसे गलत गलत रास्ते चुनता रहा, या अगर जो भी रास्ते उसने चुने वो किस तरह से गलत हुए और क्यों हुए, उस टाइम जो सही लगता था वो क्यों सही लगता था, आज जो वो रास्ता चुन रहा है लाइफ का वो सही है या गलत। क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट अक्सर रिश्तों में या करियर में नए नए रास्ते चुनता रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कभी एक जगह आके टिका नहीं, तो वो स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी डेवलपमेंट से। फिर आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के, माइंड के, उनमें एक फिक्सेशन हो गई है जिसको वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा। जैसे अटेंशन पूरी नहीं बना पा रहा, माइंड को फोकस कैसे करना है, प्रोकास्टिनेशन को कैसे बचाना है, रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, फोकस कैसे डेवलप करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, काम को पूरा कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे बचाना है, क्रेविंग्स जो आ रही हैं उनको कैसे रोकना है, बोर्डम को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल डिस्टर्बेंस या बहुत सारी जो डे ड्रीमिंग होती है उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं ये सेल्फ रेगुलेशन के चैलेंजेस होते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन और एग्जीक्यूटिव स्किल्स को लर्न करना, ये एक पेशेंट को सीखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन की जो पूरी स्किल्स है, पूरा जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से वो अटका रह गया। कई लोगों को अटेंशन के इश्यूज होते हैं, सिर्फ हाइपर एक्टिविटी नहीं होती। इनको ADD का पेशेंट कहा जाता है, मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, या इसे कहा जाता है ADHD, प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, मतलब मेनली उसके अंदर इनअटेंशन के सिम्टम्स हैं, अटेंशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये लोग अक्सर अपने साइकोलॉजिकल या जो कॉग्निटिव एबिलिटीज या फंक्शंस हैं उसमें हमेशा एक अटकाव महसूस करते हैं, पढ़ने लगे हैं, कोई काम पर फोकस कर रहे हैं, फोकस नहीं जा रहा,
तो हम क्या कहते हैं कि इस पेशेंट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है वो डेवलप नहीं हो पाई, उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को डेवलप करना पड़ेगा और सेल्फ रेगुलेशन सीखना पड़ेगा। तो ये होता है एडीएचडी के कोर में। इसलिए आप चाहे दवाइयां दे दो या उसको छोटे मोटे चीजें करना सिखा दो, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाने से काम नहीं बनेगा, पेशेंट को कई अलग अलग स्किल्स के लिए काम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम ऑटिज्म को भी देखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ऑटिज्म के अंदर एक पेशेंट, एक बच्चा जो कि युवा या बड़ी उम्र में भी हो गया, वो अलग अलग लेवल ऑफ सिम्टम्स दिखाता है। मतलब हो सकता है बचपन में उसको ज्यादा सिम्टम्स रहे हो, पर धीरे धीरे उम्र के साथ सिम्टम्स में कमी आ सकती है। इनफैक्ट काफी बच्चों में वो कमी आ भी जाती है। पर ऑटिस्टिक थिंकिंग स्टाइल जो होता है उसमें पेशेंट सोशल कॉन्सेप्ट्स या सोशल नॉलेज डेवलप नहीं कर पाता, दूसरों की इंटेंशन को रीड करने में मुश्किल होती है, सोशलाइज करने में दिक्कतें आ रही हैं, सोशल कॉम्प्लिकेशंस को समझ नहीं पाता, माइंड में एक रिजिडिटी होती है, क्योंकि जब वो कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझेगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगा पाएगा, दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना उसे नहीं आता, दूसरा किस नजरिए से सोचता है, दूसरे का माइंडसेट कैसा है, उसको इसका कॉन्सेप्ट बनाना नहीं आता, तो ऐसे में उसका जो थिंकिंग स्टाइल है वो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही रिजिड होगा। और इस वजह से ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, चाहे वो माइल्ड ऑटिस्टिक्स भी हों, वो अपने बिहेवियर पैटर्न्स में काफी रिजिडिटी और काफी ऑब्सेसिवनेस डेवलप कर लेते हैं, एक फिक्स्ड मैनर में चीजें करते रहते हैं। तो इस पेशेंट को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है। सोशल सिचुएशंस में उसको ऐसे सिक्योर और ऐसे अच्छे रिलेशंस बनाने हैं जहां वो उनको प्लेफुली एक्सप्लोर कर पाए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाए। इसके लिए उसको बहुत ही एक सेफ और एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए होगी जिन पर वो भरोसा कर पाए। अक्सर ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही अटैच हो पाता है, बाहर की दुनिया के साथ अटैचमेंट डेवलप कर नहीं पाता। तो इसका जो ब्रेन है, इसका जो माइंड है या इसकी जो डेवलपमेंट है वो इसके सोशल कम्युनिकेशन एरियाज तक आकर अटक गई। अब क्योंकि वहीं अटक गया तो आगे बढ़ने के लिए इसको ये स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, दूसरे की बात कैसे समझनी है और दूसरे के माइंड को समझना, ये उसे सीखना पड़ता है। फिर आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स का मेजर इशू होता है बॉडी इमेज। एक नेगेटिव बॉडी इमेज या एक नेगेटिव सेल्फ इमेज पेशेंट बनाए रखता है। उसकी बॉडी इमेज कभी ढंग से डेवलप हो नहीं पाई। वो अपने शरीर को लेकर मैं कैसा दिखता हूं या दिखती हूं, उसको लेकर एक अच्छा हेल्दी पर्सपेक्टिव या परसेप्शन नहीं बन पाया। उसका एक कॉन्सेप्ट खुद को लेकर नहीं बन पाया कि मैं कैसा दिखता हूं या कैसी दिखती हूं, दुनिया मुझे कैसे देखती है, दुनिया मुझे कैसा फीडबैक देती है। चाहे दुनिया उसको अच्छा भी कहे, चाहे दुनिया में उसकी तारीफ हो रही हो या उसके फिजिकल फीचर्स को लेकर, किसी फीचर को लेकर अच्छा भी मानते हो लोग, पर फिर भी ये पेशेंट जो है ये फिक्सेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर बॉडी इमेज के इशू को लेकर, जहां उसको लगता है कि ये फीचर मेरा परफेक्ट होना चाहिए था और क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता, इस वजह से इस तरह का गिल्ट होता है, एक शेम होता है और उस शेम को, गिल्ट को हटाने के लिए ये जरूरत से ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं खाना। तो शेम, एम्बेरसमेंट और गिल्ट की वजह से, जो कि बॉडी इमेज को लेकर है, चार लोगों के बीच रह नहीं पाते, अपने को शो नहीं कर पाते क्योंकि शर्म महसूस होती है कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसे देख रहे होंगे। तो इस तरह का गिल्ट अपने अंदर रखने की वजह से ईटिंग के जो बिहेवियर हैं वो बड़े डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, मतलब बड़े एबनॉर्मल से ईटिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये व्यक्ति हमेशा खाने को लेकर स्ट्रगल करता रहता है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सी चीजें खाएं, कौन सी ना खाएं, ज़्यादा हेल्दी चीज़ें कौन सी हैं, प्रोसेस्ड फूड क्या काम करेगा, कैसे नहीं, शुगर लेना है, कोलेस्ट्रॉल लेना है, क्या नहीं क्या, इसमें ही उलझता रहता है पेशेंट। तो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो तो सब बिहेवियर है, वो तो सिम्टम है, पर अंदर से जो इश्यूज हैं वो बॉडी इमेज के इश्यूज हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, एडिक्शन के डिसऑर्डर्स। इसमें एक व्यक्ति की कोपिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। कोपिंग स्किल्स के डेवलप होने में एक फिक्सेशन, मतलब एक अटकाव आ गया। वो डिफिकल्ट हालातों से डील कर रहा था, स्ट्रेसफुल हालात थे, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था या किसी भी तरह का मेंटल तनाव था। बजाय इसके कि वो हेल्दी तरीके से सीखता और नए तरीके सीख के अपने को डेवलप करता, अपने को मैच्योर करता, वो व्यक्ति शराब पीने लग गया, ड्रग्स लेने लग गया। घर में किसी तरह के कलेश होते थे, उनसे डील करने के लिए शराब पी ली, या दोस्तों में अच्छे से फ्रेंडशिप्स नहीं बन पा रही थी, लोग उसको एक पॉजिटिव हेल्दी तरीके से नहीं देखते थे, सिक्योर और पॉजिटिव रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस ना बनने की वजह से उसने एक ऐसा ग्रुप तलाश लिया, एक ऐसे लोग ढूंढ लिए जहां वो ड्रग्स भी ले रहा है, अल्कोहल भी ले रहा है और जहां इसी बहाने उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने दोस्त बनाने के लिए, दोस्ती यारी डेवलप करने के लिए एक नेगेटिव तरीका अपनाया, एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप किया जिसमें वो शराब पीने लगा या ड्रग्स लेने लगा। तो जब एडोलेसेंस में, मतलब युवावस्था में जब ड्रग अल्कोहल लेता है तो वो दूसरों के बीच अपनी जगह तलाश रहा है और क्योंकि उसको स्ट्रेस आ रहा है, उसके पास सही मैच्योर तरीके नहीं है, लोग उसको अच्छा नहीं मानते या वो लोगों के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो
गलत संगति में पड़ गया, मतलब गलत संगति, वैसे तो सारे उसी के जैसे लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं, पर फिर भी वो उनकी कंपनी में अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा एक्सेप्टेड फील करता है, उसको लगता है उसकी स्वीकृति हो गई। तो ये जो उसका तरीका है अल्कोहल ड्रग लेने का, वो एक्चुअल में स्वीकृति तलाश रहा है, इस तरह की उसके अंदर एक कंसर्न चल रहा है। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है लाइफ की डिफिकल्टी से डील करने का। इसी तरह जब लाइफ में बड़ी उम्र में भी वो व्यक्ति लत में पड़ जाता है, चाहे वो अपने काम धंधे में डील नहीं कर पा रहा, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, लाइफ में किसी तरह का फेलियर हो गया, वहां पर भी उस हालात से, उस स्ट्रेस से डील ना कर पाने के कारण वो बहुत जल्दी अल्कोहल या ड्रग की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था, वो उसको कोप नहीं कर पाया, तो उसने ड्रग अल्कोहल ले लिए। सो बेसिकली इस व्यक्ति को थोड़ा और स्ट्रांग बनना था, रेजिलियंट बनना था, सिचुएशंस को डील करने के लिए एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच चाहिए थी, पर ये यहां पर फेल कर गया क्योंकि इसने हल्का तरीका अपना लिया, ड्रग और अल्कोहल वाला। लास्ट आते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर का पूरा इशू है मूड रेगुलेशन का। मूड में आने वाले उतार चढ़ाव, इमोशनल रेगुलेशन या जिसे कहें कि सेल्फ रेगुलेशन के चैलेंजेस एक व्यक्ति फेस करता है। मूड अच्छा होगा तो दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आएंगे, अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही हाई लेवल पर ले जाएगा, और अगर वो डिप्रेस्ड होगा, मूड लो होगा, तो बहुत ही बुरे विचार आएंगे और वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल गिरा देगा। तो सेल्फ एस्टीम के चैलेंजेस, इमोशनल रेगुलेशन के चैलेंजेस, सेल्फ रेगुलेशन के, इस तरह के चैलेंजेस को डील करना पेशेंट के लिए जरूरी होता है। तो दवाइयां तो ठीक है, मूड को स्टेबलाइज कर देंगी, मूड स्टेबलाइजर दवाइयां होती हैं, थोड़ा थिंकिंग को भी ठीक कर देंगी, नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा पॉजिटिव बना देंगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो उसको नॉर्मल लेवल पर ले आएंगी। पर पेशेंट का अगर ये डिसऑर्डर दवाओं से मेंटेन हो गया, पेशेंट अच्छा खासा स्टेबल कंडीशन से डील कर रहा है, पर फिर भी वो अक्सर ऐसा पाएगा कि कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाता। या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एवॉइडेंट बिहेवियर अपना लेगा, मतलब पहले तो उत्तेजना में आके इंपल्सिव होकर सिचुएशन में उलझ जाएगा, फिर जब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा तो उसे दूर भागेगा। तो ये बड़े एबनॉर्मल से पैटर्न बना लेता है, अप्रोच और अवॉइडेंस के पैटर्न बनाता है, और हर बार उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है मूड की, या तो बहुत ज्यादा अपने को विड्रॉ कर लेगा या बहुत ज्यादा अपने को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये जो इंपल्सिविटी होती है, इसको हैंडल करना, उत्तेजनाओं को हैंडल करना, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको रेगुलेट करना, जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन चैलेंज कह रहे हैं, ये सब अगर पेशेंट सीखता है, इनकी तरफ अगर ध्यान देता है कि जब ज्यादा तेजी हो मूड की तो भी अपने को कैसे संभाल के रखना है, और जब बहुत लो फील कर रहा हो, मतलब थोड़ा फेलियर हाथ लग रहा हो, तो खुद को कैसे हैंडल करना है, ये पेशेंट को सीखना पड़ता है। तो बेसिकली पेशेंट को अपने मूड और इमोशन को स्टेबलाइज करने के चैलेंजेस खुद अपने हाथ में लेने होते हैं, और ये अगर स्टेबल कंडीशन में किया जाए, मतलब जब बहुत एपिसोड नहीं आ रहा तब अगर किया जाए तो ज्यादा आसान होता है कि पेशेंट ये सेल्फ रेगुलेशन सीख सकता है, क्योंकि जब एपिसोड आ रहा है तब पेशेंट के ऊपर थेरेपी ना के बराबर मामलों में काम करती है। इसलिए जब एपिसोड आ जाए पेशेंट को दवा दो, पेशेंट थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आए, पर स्टेबल कंडीशन में आने का मतलब ये नहीं पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया, अभी भी वो सेल्फ रेगुलेशन के चैलेंजेस फेस करता है। इसीलिए पेशेंट का उस टाइम पर जब थेरेपी दी जाती है तो उसको ये सेल्फ रेगुलेशन सिखाया जाता है। ये जो सारे जो मैंने डिसऑर्डर्स बताए, सारे जो इनके कोर इश्यूज बताए, इनको थेरेपी से दूर करना आसान होता है, और साइकोथेरेपी में इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है। लगेगा कि हाँ ठीक है, हम सीबीटी कर रहे हैं या थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख रहे हैं, थोड़ा थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के तरीके सीख रहे हैं, पर नहीं, गहरे में हमें ये कोर इश्यूज को टैकल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री देखें तो वो इन्हीं सब इश्यूज से कहीं ना कहीं डील करता हुआ आया है। किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटक गई, किसी को कंसेप्ट फॉर्म नहीं हो पाए, अपने को लेकर सेल्फ इमेज उसकी हेल्दी नहीं बन पाई, किसी के अंदर रिजिड थिंकिंग पैटर्न आ गए तो परफेक्शनिज्म डेवलप कर लिया, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को करके संतुष्टि की आदत बनी, कोई व्यक्ति किसी ट्रॉमा या टॉर्चर की वजह से, डिफिकल्ट हालातों की वजह से डर गया, इनसिक्योर फील करने लगा तो एंजाइटी आ गई, किसी को ट्रॉमा आ गया, किसी के अंदर भरोसा टूट गया, कोई अटैचमेंट नहीं बना पा रहा, कोई रिजेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव हो गया, किसी की अपनी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, किसी को लाइफ में एक दिशा नहीं मिल पा रही, तो वहीं किसी की बॉडी इमेज पर असर आ गए, नेगेटिव बॉडी इमेज बन गई, तो वहीं किसी की सोशल मैच्योरिटी में कमी रहती है, जैसे कि सोशल एंजाइटी में, ऑटिज्म में और स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये देखा जाता है कि सोशल मैच्योरिटी नहीं आ पाती, सोशल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझना पेशेंट को नहीं आता। तो वहीं मूड रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन के चैलेंजेस भी पेशेंट फेस करता है। इस तरह के चैलेंजेस अगर हम एक बार आइडेंटिफाई करें, और खासकर के देखा जाता है कई लोगों में कोमॉर्बिड मेंटल कंडीशंस होती हैं, डिप्रेशन के साथ एंजाइटी है, सब्सटेंस अब्यूज है और साथ में ओसीडी भी है या बायपोलर है, तो ऐसे में पेशेंट ये कई सारे चैलेंजेस से डील कर रहा है। मतलब मान लीजिए बायपोलर है और एडिक्शन की बीमारी है, अब बायपोलर की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, मूड्स में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पेशेंट डिफिकल्ट हालातों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब जब हैंडल नहीं कर पा रहा तो उसको लगेगा शॉर्टकट अपनाया जाए, तो वो अल्कोहल लेगा, ड्रग लेगा। तो ये सारी बीमारियां आपस में जुड़ी हुई भी हैं।
तो एडीएचडी ओसीडी हुआ, एडीएचडी के अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं आ पा रही, एग्जीक्यूटिव स्किल प्रॉब्लम है। तो वहीं ओसीडी के अंदर पेशेंट को सही तरह से चीजें करनी नहीं आ रही, तो वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है। तो जब अटेंशन प्रॉब्लम होगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो उस काम को अच्छे से करने के लिए जरूरत से ज्यादा एक पेशेंट एफर्ट लेगा और इस चक्कर में वो ओसीडी डेवलप कर लेगा। तो अक्सर एडीएचडी और ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स ये साथ साथ चल सकते हैं। ऑटिस्टिक बिहेवियर, सोशल एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया ये आपस में मिलते हैं, एक साथ देखने में आते हैं। बाइपोलर, सब्सटेंस अब्यूज और पर्सनैलिटी इश्यूज ये अक्सर एक साथ देखने में आते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन ये एक साथ देखने में आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ता नहीं अपना पा रहा, वो इसलिए क्योंकि उसकी खुद को लेकर सेल्फ इमेज पॉजिटिव नहीं है। मतलब वो डिप्रेस हो सकता है, उसको लगता है कि हालात उसके फेवर में नहीं जाते, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट में अक्सर बहुत ज्यादा एंजाइटी या बहुत ज्यादा डिप्रेशन मिलेगा। और कई बार पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए आते हैं, पर जब हम उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ को, हिस्ट्री को देखते हैं, तो पता चलता है इनके साथ तो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो सिम्टम्स से ज्यादा जरूरी है कि कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाए। सिम्टम्स ऊपरी चीजें हैं, वो तो डेवलप कर ली, वो तो एबनॉर्मल तरीका है अपने को चलाने का, अपने को एनवायरनमेंट से डील करने का। पर गहरे में जब इश्यूज हम टैकल करते हैं, तभी हम इन बीमारियों से हमेशा के लिए छुट्टी ले पाते हैं, मतलब इनको दूर कर पाते हैं। इस तरह से आप मेंटल डिसऑर्डर्स को समझेंगे तो एक नया नज़रिया अपनाकर गहराई से अप्रोच कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्यों आपको रिलैप्स होते हैं, क्यों ये बीमारियां नहीं जा रही, क्या चीज़ें, तरीके आपको सीखने पड़ेंगे और किस तरह से आप हमेशा के लिए इनसे मुक्त होंगे। और यही वजह है कि आपको कई सालों तक इन बीमारियों से डील करना पड़ सकता है। जब हम कहते हैं कि इस बीमारी का क्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारे इश्यूज अगर आप हैंडल नहीं कर रहे तो क्योर हो ही नहीं पाएगा, दवाइयाँ क्योर कर ही नहीं पाएंगी। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी सिर्फ थॉट्स को, बिहेवियर को चेंज करने पर फोकस करेगा तो भी ज़्यादा बड़ा असर नहीं आएगा। इसलिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल बन जाती है ये मेंटल इलनेस। क्यों? क्योंकि आपके जो डेवलपमेंट के, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं वो लंबा समय ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फिक्सेशंस क्यों हुई हमारी, क्यों हम अटक गए? उसके पीछे जेनेटिक रीजंस भी होते हैं और एनवायरमेंटल, अपब्रिंगिंग के, पेरेंटिंग रीजंस भी होते हैं। खैर, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर फिक्सेशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारे एरियाज मैंने आपसे डिस्कस किए। इस बारे में और कभी डिस्कशन करेंगे। एक अलग अलग डिसऑर्डर्स को लेकर डिटेल में चर्चा करूंगा, उनको किस तरह से देखा जाता है, कैसे इलाज किया जाता है, थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। पर ज्यादा चर्चा करके भी फायदा बहुत नहीं होगा, बस आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको थेरेपिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। ये सारे इश्यूज खुद दूर कर पाना रिलेटिवली मुश्किल होता है, इसलिए थेरेपिस्ट की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इन सब चीजों के लिए थेरेपी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ये डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, लंबा समय लेते हैं। तो इस तरह से भी इन मानसिक बीमारियों को देखें। साइकोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग तरह से मानसिक बीमारियों को समझते हैं। ये जो सीबीटी की डिस्कशंस आप सुनते हो, बड़ी सुपरफिशियल डिस्कशंस हैं। ठीक है, एक लेवल तक कुछ पेशेंट्स के लिए काम कर जाएगी, मैक्सिमम पेशेंट्स पर ये सीबीटी काम नहीं करती। सीबीटी एक बहुत इनफेक्टिव टेक्निक है, अगर इसको गलत लोगों पर अप्लाई किया जाए तो ये काम नहीं कर सकती। आपके कुछ कोर इश्यूज हैं, जब तक उसको हैंडल नहीं करोगे, सीबीटी बेकार की थेरेपी है। इसीलिए साइकोडायनामिक थेरेपी पर वर्क किया जाता है, स्कीमा थेरेपी पर फोकस करना जरूरी है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी पर फोकस करना पड़ सकता है। दूसरी थेरेपीज भी हैं जो कि आपको ज़्यादा गहरे में आपके इश्यूज को टैकल करके आपको इनसे बाहर निकालने में मदद करेंगी। पर लोगों को एक ही अप्रोच दी जाती है, ताकि सिंपल अप्रोच से लोगों को एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए कि हाँ चलो, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप सीख सकते हो। एटलीस्ट 20% ही सही, पर कुछ पेशेंट्स तो उससे अपने को ठीक कर ही लेंगे। पर यहाँ मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपके मन के जो सवाल है ना वो हल हो जाए, उनका आपको एक आंसर मिल जाए। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहना। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।